हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस बाय एसके में स्वागत है। आज हम फिर से लेके आए हैं क्लास 12 बायोलॉजी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हमने पार्ट 1 में चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक के देख लिया था। और आज हम पार्ट 2 में देखेंगे चैप्टर 7 से चैप्टर 13 तक के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है। और यह क्वेश्चन 3 नंबरों वाले हैं। तो चलिए आज का हम अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो हमारा पहला प्रश्न है कि अमीबिए पेचिस मलेरिया, टाइफाइड, फाइलेरिया, डेंगू, न्यूमोनिया रोग के कारकों के नाम लिखिए। यानी कि अमीबिए पेचिस मलेरिया, टाइफाइड, फाइलेरिया, डेंगू, न्यूमोनिया रोग के कारकों के नाम लिखिए। यानी कि ये किनके द्वारा फैलते हैं और इनका संक्रमण कैसे होता है, इन सभी को पूछ रहा है। तो हमने एक तरफ पहले लिख लिया है अमीबिए पेचिस, और इसका रोग जनक क्या होता है, जो कि अमीबिए पेचिस का रोग कारक कौन सा होता है। तो एंट अमीबा हिस्टोलेटिका प्रोटोजोआ जो होता है, इसके द्वारा क्या अमीबिए पेचिस रोग होता है। तो ये कैसे फैलता है, मतलब इसका संक्रमण क्या है। तो दूषित जल भोजन, यानी कि यह दूषित जल और भोजन के माध्यम से मनुष्य के शरीर में पहुंचता है। अब हम देखेंगे मलेरिया। तो मलेरिया का रोगजनक कारक कौन सा है। तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ किस के द्वारा मलेरिया रोग होता है। यानी कि जो रोगजनक होता है जीवाणु, वह क्या है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के द्वारा किसका, मलेरिया का फैलता है। और यह संक्रमण किसके द्वारा होता है। तो मादा एनाफेलिज मच्छर के काटने से यह रोग होता है। यानी कि मादा एनाफेलिज मच्छर जो कि होती है, वो वाहक होती है इस रोग की। अब हम देखेंगे टाइफाइड। टाइफाइड किसके द्वारा फैलता है। तो सॉल्मोनेला टाइफी जीवाणु होता है टाइफाइड। और यह किसके द्वारा फैलता है। तो दूषित जल और भोजन के द्वारा टाइफाइड रोग होता है, जो कि सॉल्मोनेला टाइफी किसमें, दूषित जल और भोजन में उपस्थित होता है, जिससे मनुष्य के शरीर में टाइफाइड रोग हो जाता है। अब हम अपने यहाँ देखेंगे चौथा फाइलेरिया। फाइलेरिया यानी कि ऊचेरिया ब्रैंकोफेटाई जीवाणु होता है। ये क्या होता है, ऊचेरिया ब्रैंकोफेटाई जीवाणु होता है, जो कि क्यूलेक्स मच्छर के काटने से मनुष्य के शरीर में होता है। तो यदि जब मादा क्यूलेक्स मच्छर मनुष्य को काटती है, तो वो जीवाणु कौन सा, ऊचेरिया ब्रैंकोफेटाई जीवाणु मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है और वह फाइलेरिया रोग का बन जाता है। अब हम देखेंगे डेंगू। तो डेंगू विषाणु फ्लेवी के द्वारा होता है, और यह मादा एडिज एजिप्टी, यानी कि इसकी वाहक कौन है। तो मादा एडिज एजिप्टी, जो कि मच्छर होता है, और ये जीवाणु होता है, विषाणु होता है। अब हम अपना देखेंगे न्यूमोनिया। न्यूमोनिया का जीवाणु कौन सा है। तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के जीवाणु को क्या कहते हैं। तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु, यानी कि यह किसके द्वारा वायु में उपस्थित होता है, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी होता है, यह वायु में उपस्थित होता है। तो हम आशा करते हैं आपको आज का पहला क्वेश्चन यानी कि 11वां क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो उसका नाम साइंस बाय एसके ही है। यदि आपने पार्ट 1 को इसी वीडियो की नहीं देखी तो पहले वो देख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ही बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो हम चलते हैं अपने 12वें क्वेश्चन की, और जो कि है सहज तथा उपार्जित प्रतिरक्षा को उदाहरण सहित समझाइए। यानी कि सहज तथा उपार्जित प्रतिरक्षा को समझाइए। तो सहज प्रतिरक्षा क्या होती है। आप देख ही पा रहे होंगे, सहज प्रतिरक्षा यानी कि जो जन्म से ही प्राप्त होती है उसे सहज प्रतिरक्षा कहते हैं। और उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होती है। तो जन्म के बाद प्राप्त होती है उसे उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। और हम डिफिनेशन देखते हैं एक बार। तो सहज प्रतिरक्षा एक प्रकार की अभिष्ट प्रतिरक्षा होती है। यह जन्म के समय से ही मौजूद होती है। यानी कि सहज प्रतिरक्षा जो होती है एक प्रकार की अभिष्ट प्रतिरक्षा होती है, और यह जन्म के समय से ही मौजूद होती है। इसे कारण इसे किसे
यानी कि इसी कारण सहज प्रतिरक्षा को ही जन्मजात प्रतिरक्षा भी कहते हैं। यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर के बाह्य कारकों के प्रवेश करने में विभिन्न प्रकार के अवरोध खड़ा करती है। यानी कि जो हमारे शरीर में जीवाणु विषाणु बाहर से अंदर की ओर प्रवेश करते हैं, तो उनको प्रवेश करने के लिए अवरोध यानी कि उनसे लड़ने के काम करती है, अवरोध खड़ा करने से अर्जित होती है। जैसे शारीरिक यानी कि शारीरिक रोध, कारकीय रोध और कोशिकीय रोध होता है। तो अब हम देखेंगे अपनी उपार्जित प्रतिरक्षा यह कैसे होती है। तो यह जन्म के बाद मनुष्य को इंजेक्शन या अन्य कई माध्यमों से उपार्जित कराई जाती है, तो उसे उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। डिफिनेशन क्या है? उपार्जित प्रतिरक्षा एक विशिष्ट प्रतिरक्षा होती है। इसका अभिलक्षण बी एवं टी कोशिकाएं हमारे शरीर पर जब पहली बार किसी रोग जनक के सामना होता है, तो यानी कि जो बी एवं टी कोशिकाएं होती हैं, तो हमारे शरीर में जब पहली बार किसी रोग जनक का सामना होता है, तो यह अनुक्रिया करती हैं। यानी कि ये अनुक्रिया करती हैं, बाद में इसे रोग जनक के समान होने पर बहुत ही उच्च तीव्रता के द्वितीय अनुक्रिया होती है। जैसे चेचक का टीका, यानी कि इनमें क्या होता है? बीटी कोशिकाएं होती हैं, यानी कि इनमें पहचानने की क्षमता होती है और सहज प्रतिरक्षा में पहचानने की क्षमता नहीं होती, वो किसी पर भी हमला कर सकती हैं। और जो उपार्जित प्रतिरक्षा होती हैं, सिर्फ ये एक ही रोग के प्रति उपार्जित होती हैं, यानी कि एक ही रोग पर अपना प्रभाव करती हैं। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था में अल्कोहल द्वारा होने वाले कुप्रभाव का वर्णन कीजिए। यानी कि आजकल आप देख ही रहे होंगे, बहुत ही छोटी अवस्था में जो भी मनुष्य या मानव है, वह बहुत ही छोटे समय से अल्कोहल का बहुत ही अधिक प्रयोग कर रहा है। जैसे कि कोई मतलब जैसे कोई खुशी या गम में हो तब भी अल्कोहल का प्रयोग करता है। तो चलिए हम अल्कोहल की डिफिनेशन देखते हैं। अल्कोहल एक को सामान्य रूप से शराब या मदिरा के नाम से भी जाना जाता है। यह विश्व में सबसे अधिक प्रयोग में लाए जाने वाला मादक पेय पदार्थ है। यानी कि शराब या मदिरा जो भी है, यह विश्व में सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाने, यानी कि विश्व में सबसे ही अधिक यही यूज में आता है, जिसे मादक पेय पदार्थ कहते हैं। आगे देखते हैं, इसका उपयोग तंत्रिका तंत्र इसके उपयोग से क्या होता है? तो तंत्रिका तंत्र दुर्बल हो जाता है, जिससे आत्मनियंत्रण की कमी, मस्तिष्क कमजोर होना, सोचने समझने की शक्ति नष्ट होना, अच्छे बुरे का ज्ञान समाप्त होना। यानी कि जब आप शराब या मदिरा पियेंगे, तो इसके प्रयोग से क्या होगा? तंत्रिका तंत्र दुर्बल हो जाएगा, यानी कि कमजोर हो जाएगा, जिससे आत्मनियंत्रण की कमी होगी। यदि तंत्रिका तंत्र कमजोर होगा तो आत्मनियंत्रण की भी कमी होगी और मस्तिष्क तो कमजोर होगा ही, जिससे सोचने समझने की शक्ति भी नष्ट हो जाएगी और अच्छे बुरे का ज्ञान भी समाप्त हो जाती है, एवं एकाग्रता की भी कमी हो जाती है, आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे। क्या होता है? व्यक्ति अपने ही घर में चोरी करने लगता है। यानी कि इससे व्यक्ति क्या करता है? जब उसके पास पैसे नहीं होते हैं इस अल्कोहल को खरीदने या पीने के लिए, तो वह क्या करता है? घर में भी चोरी करने लगता है और बाहर भी लूटपाट करते रहता है। इसके उपयोग से क्या होता है? तो इससे हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। जो भी व्यक्ति जो अधिक मात्रा में अल्कोहल लेता है, तो इससे उसे हार्ट अटैक की संभावना भी बहुत ही अधिक बढ़ जाती है, एवं व्यक्ति बर्बराता और हिंसक रूप ले लेता है। यानी कि वह व्यक्ति बहुत ही अधिक बोलता रहता है और लड़ाई झगड़ा करना रहता है, क्योंकि उसका क्या होगा? तंत्रिका तंत्र कमजोर हो गया, जिससे वो कुछ भी समझ नहीं पाता है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम आशा करते हैं आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। आ चुके हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू खाद्य पदार्थों के उत्पादन में किन्हीं 3 सूक्ष्म जीवों की भूमिका का वर्णन कीजिए। या क्या पूछ रहा है? घरेलू खाद्य पदार्थों के उत्पादन में किन्हीं 3 सूक्ष्म जीवों की भूमिका, यानी कि जो घरेलू खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें से किन्हीं 3 सूक्ष्म जीवों की भूमिका का नाम लिखिए, जो कि उनके द्वारा होता है। तो सबसे पहला हम देख लेंगे
दुग्ध एवं डेयरी उद्योग में किस जीवाणु सूक्ष्म जीवाणु का प्रयोग किया जाता है? तो दूध व डेयरी उद्योग में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। यह दूध से दही बनाने में मदद करता है। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु या बहुविकल्पी में पूछा जाता है, यानी कि दूध से दही बनाने में कौन से बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट क्या है? डबल रोटी के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो डबल रोटी के निर्माण में ईस्ट का प्रयोग होता है। इस क्रिया में CO2 गैस बनती है, यानी कि जब ईस्ट बनता है तो इस क्रिया में CO2 गैस उत्पन्न होती है, जिससे रोटी फूल जाती है। जब CO2 गैस उत्पन्न होगी तो क्या होगा? रोटी फूल जाएगी। अब हम चलते हैं अपने तीसरे नंबर की ओर, सिरके के निर्माण में, यानी कि सिरका किससे निर्माण होता है? तो इसमें एसिटोबैक्टर एसिटी नामक जीवाणु का प्रयोग होता है, यानी कि सिरके के निर्माण में कौन सा बैक्टीरिया प्रयोग होता है? तो एसिटोबैक्टर एसिटी नामक जीवाणु का प्रयोग होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिजैविक क्या है? किन्हीं 3 प्रतिजैविक के नाम लिखिए, यानी कि प्रतिजैविक क्या होता है? किन्हीं 3 प्रतिजैविकों के नाम लिखिए। तो प्रतिजैविक सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न रासायनिक पदार्थ होता है। यह क्या होता है? किसी भी बीमारियों के प्रति हमारी रक्षा करता है, तो उसे ही प्रतिजैविक कहते हैं। प्रतिजैविक सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न रासायनिक पदार्थ है जो रोगजनक तथा अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है, यानी कि जो रोगजनक होते हैं तथा अन्य जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि हमारे शरीर पर हावी होते हैं, तो उनकी वृद्धि को रोकता है या उनको नष्ट कर देते हैं। विभिन्न प्रतिजैवी एक से अधिक रोगाणुओं के विरुद्ध कार्य करते हैं, यानी कि जो विभिन्न प्रतिजैविक होते हैं वो एक से अधिक रोगाणुओं के विरुद्ध कार्य करते हैं। आगे है, प्रतिजैविक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वाक्समैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो जो प्रतिजैविक शब्द था उसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो वाक्समैन नामक वैज्ञानिक ने प्रतिजैविक का शब्द प्रयोग किया था। तो प्रतिजैविक की खोज सर्वप्रथम किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने इसकी प्रतिजैविक की खोज की। और सबसे पहले नाम किसने लिया प्रतिजैविक का? तो वाक्समैन नामक वैज्ञानिक ने प्रतिजैविक इसका नाम रखा। आगे है प्रतिजैविक के नाम, यानी कि प्रतिजैविक के क्या क्या नाम है? तो पेनिसिलिन होता है, एक स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है, एक रेमाइसिन होता है। तो ये सभी क्या है? प्रतिजैविक होते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव उर्वरक या जैविक खाद क्या है? यानी कि जैव उर्वरक या जैविक खाद क्या है? खाद्य उत्पादन में इसकी क्या भूमिका होती है? तो हमारा आंसर क्या है? यह भी क्वेश्चन बहुत ही बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, किसी न किसी सेट में पूछ ही लेता है हर वर्ष। तो हमारा आंसर है, जैव उर्वरक ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं, यानी कि जो जैव उर्वरक होते हैं वो ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो अपनी जैविक क्रियाओं के द्वारा मिट्टी में पोषक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि करते हैं। यानी कि जो जैव उर्वरक सूक्ष्म जीव होते हैं वो अपनी जैविक क्रियाओं द्वारा मिट्टी में पोषक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि करते हैं। ये मृदा की उत्पादन शक्ति को भी बढ़ाते हैं। जो जैव उर्वरक होते हैं ये मृदा की उत्पादन शक्ति को भी बढ़ाते हैं, जैसे माइकोराइजा, राइजोबियम और नॉन स्टॉक तथा एनोविना। ये क्या होते हैं? तो मिट्टी से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं और वो पेड़ों तक पहुंचाते हैं, जिससे कि मिट्टी की तो उत्पादन शक्ति बढ़ती ही है और पौधे में भी उत्पादन शक्ति बढ़ती है। अगला है, इसी में खाद्य उत्पादन में जीव उर्वरक की भूमिका। तो खाद्य उत्पादन में जैव उर्वरक की क्या भूमिका होती है? तो आगे हम देखेंगे। जैव उर्वरक स्वतंत्र जीवी व सहजीवी सूक्ष्म जीव होते हैं। जो जैव उर्वरक होते हैं वह सहजीवी तथा सूक्ष्म जीवी होते हैं जो मिट्टी से स्वतंत्र नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, और ये क्या करते हैं? मिट्टी से स्वतंत्रता से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं तथा
इसे नाइट्रोजन यौगिक में बदल देते हैं। और क्या करते हैं, इसे नाइट्रोजन यौगिक में बदल देते हैं, जो पादप फसलों की वृद्धि व विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। रासायनिक उर्वरक महंगे होने के साथ साथ मिट्टी के लिए हानिकारक भी होते हैं। यानी कि जो रासायनिक उर्वरक होते हैं वो महंगे तो होते ही हैं और मिट्टी के लिए हानिकारक होते हैं, जबकि जो जैव उर्वरक होते हैं वो तो सस्ते भी होते हैं और मिट्टी के लिए लाभदायक भी होते हैं। तथा उर्वरक शक्ति को नष्ट कर देते हैं। कौन नष्ट कर देते हैं? जो रासायनिक उर्वरक होते हैं। लेकिन जैव उर्वरक मृदा की उर्वरकता एवं फसल की उपज को बढ़ाते हैं, जबकि जैव उर्वरक जो कि होते हैं वो मृदा की जो कि उत्पादन शक्ति होती है उसको बढ़ाते हैं एवं फसल की उपज क्षमता को बढ़ाते हैं, तथा साथ ही ये सस्ते एवं निःशुल्क भी हो सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रतिबंधन एंजाइम क्या है, इनका कार्य लिखिए तथा उदाहरण भी दीजिए। प्रतिबंधन एंजाइम क्या है? प्रतिबंधन एंजाइम एक आणविक कैंची होती है जिसे आणविक कैंची या प्रतिबंधन एंजाइम के द्वारा क्या किया जाता है तो डीएनए खंड को काटा जाता है। यानी कि जो डीएनए की कुंडलित संरचना होती है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा ही उसे अलग किया जाता है। तो हम चलिए अपना आंसर देखते हैं। प्रतिबंधन एंजाइम को आणविक कैंची या आणविक चाकू भी कहा जाता है। यानी कि इसे कई प्रकार से यह क्वेश्चन भी पूछ सकता है, आणविक कैंची क्या है, इसी प्रकार से भी यह क्वेश्चन पूछता है। तो प्रतिबंधन एंजाइम को आणविक कैंची या आणविक चाकू भी कहा जाता है। वह एंजाइम जो डीएनए को काटता है, यानी कि वह एंजाइम जो डीएनए को काटता है उसे प्रतिबंधन एंजाइम कहते हैं। अभी तक 900 से अधिक प्रतिबंधन एंजाइमों की खोज हो चुकी है। यानी कि आज तक कितने? तो 900 से अधिक प्रतिबंधन एंजाइमों की खोज हो चुकी है जो कि डीएनए खंड को काटते हैं। ये जीवाणुओं के 230 से अधिक प्रभेद से अलग किए गए हैं। यानी कि ये जीवाणुओं द्वारा 230 से अधिक प्रभेद अलग किए गए हैं। इनमें से प्रत्येक प्रतिबंधन एंजाइम विभिन्न अनुक्रम को पहचानते हैं। यानी कि यह क्या करता है तो डीएनए खंड को हर एक जगह से नहीं अलग करता है, या कुछ विशेष स्थान होते हैं वहीं से अलग करता है, यानी कि काटता है। प्रतिबंधन एंजाइम डबल हेलिक्स डीएनए को खंडित करता है। यह एंजाइम डीएनए को एक विशेष स्थान से काटता है, जैसे कि इकोआराइजा। ये क्या है तो प्रतिबंधन एंजाइम होते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? बायोरिएक्टर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो बायोरिएक्टर यह एक कैसा होता है तो यह एक बड़े बर्तन के आकार का होता है, इसे ही बायोरिएक्टर कहते हैं। अब हम चलिए अपने उत्तर को देखते हैं। बायोरिएक्टर एक बड़े पात्र के समान होता है जिसमें सूक्ष्म जीवों, पादपों, जंतुओं या मानव कोशिकाओं के संवर्धन से प्राप्त कच्चे माल को जैविक रूप से विशिष्ट उत्पादों तथा एंजाइमों आदि में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि इस बायोरिएक्टर में क्या होता है तो बायोरिएक्टर एक बड़े पात्र के समान होता है जिसमें कि सूक्ष्म जीवों, पादपों, जंतुओं या मानव कोशिकाओं के संवर्धन से जो कच्चे माल प्राप्त होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, जैविक रूप से विशिष्ट उत्पादों तथा एंजाइमों आदि में परिवर्तित किया जाता है। उसके बाद क्या होता है तो बायोरिएक्टर वांछित उत्पाद की प्राप्ति के लिए अनुकूलतम परिस्थितियों जैसे ताप, पीएच, विटामिन, लवण, ऑक्सीजन अधिक उपलब्ध कराता है। यानी कि जो इसकी परिस्थितियाँ क्या होती हैं तो ताप, पीएच, विटामिन, लवण या ऑक्सीजन अधिक उपलब्ध कराता है। इसे क्या कहते हैं तो विडोलक हैजा बायोरिएक्टर का सबसे अधिक उपयोग में आने वाला बायोरिएक्टर, यानी कि जो विडोलक हैजा बायोरिएक्टर है यह सबसे अधिक विश्व में प्रयोग में लाए जाने वाला बायोरिएक्टर है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है समष्टि को परिभाषित कीजिए। समष्टि को परिभाषित कीजिए तथा समष्टि की किन्हीं 3 महत्वपूर्ण गुणों का वर्णन कीजिए। यानी कि जो समष्टि होती है उसको परिभाषित कीजिए तथा
समष्टि के किन्हीं 3 महत्वपूर्ण गुणों का वर्णन करने को पूछ रहा है। तो उत्तर है हमारा एक ही समय में एक ही स्थान पर रहने वाले एक ही जाति के जीवों के समूह को समष्टि कहते हैं। यानी कि एक ही समय में एक ही स्थान पर रहने वाले जीवों को समूह को जाति कहते हैं। जैसे कि मनुष्य हैं तो वहाँ पे सिर्फ मनुष्य ही रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? समष्टि कहते हैं। अगला है समष्टि के गुण क्या होते हैं? तो जन्म दर, यानी कि किसी समष्टि में एकांक समय में जन्म लेने वाले नए जीवों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। जब कोई भी एकांक समय होता है उसमें जन्म लेने वाले नए जीवों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। अगला है मृत्यु दर क्या होता है? तो किसी समष्टि में एकांक समय में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। जैसे कि कोई एक क्षेत्र है तो वहाँ पर कुछ जन्म लेंगे तो कुछ की मृत्यु होगी, तो उसे ही क्या कहते हैं? समष्टि कहते हैं, यानी कि जन्म दर और मृत्यु दर कहते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला क्या होती है? घास स्थल के लिए एक खाद्य श्रृंखला बनाइए, यानी कि जो घास स्थल होती है उसके लिए एक श्रृंखला बनाने को पूछ रहा है। तो इसमें एक खाद्य श्रृंखला में क्या होता है? तो एक जीव दूसरे जीव को खाता है तथा वह जीव स्वयं दूसरे जीव के द्वारा खाया जाता है, इसे ही खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो चलिए हम आंसर को देखते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जीवों व रेखीय क्रम जिनके द्वारा भोजन का संश्लेषण होने एवं खाए जाने की प्रक्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा का प्रभाव होता है उसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक होता है, यानी कि जो खाद्य श्रृंखला में होता है तो वो ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक में होता है। तो इसमें क्या होता है? जैसे उत्पादक है यहाँ पर, तो उत्पादक किसके द्वारा खाया जाएगा? जो शाकाहारी होगा। जैसे कोई उत्पादक में 100% क्या कोई चीज़ है, मान लो उत्पादक में 100% क्या कार्बोहाइड्रेट है, तो शाकाहारी को कितने परसेंट मिलेगा? 50% शाकाहारी लेगा। उसके बाद यदि शाकाहारी को कौन खाएगा? तो शाकाहारी को मांसाहारी खाएगा। मांसाहारी के पास कितना आएगा? 25% क्या आएगा? तो 25% आएगा इसके पास, मांसाहारी के पास। यदि मांसाहारी को कौन लोग खाएंगे? तो अपघटक मांसाहारी अपघटक के द्वारा खाया जाएगा। तो इसके पास कितना आएगा? तो वही लगभग 10 से 11% अपघटक के पास आएगा। तो हम आशा करते हैं जैसे समझ में आ गया होगा। आगे हमारा है अपघटक के खाद्य श्रृंखलाओं का अंतिम स्तर होता है, यानी कि जो अपघटक होता है वो खाद्य श्रृंखलाओं का अंतिम स्तर होता है। उत्पादक व उपभोक्ता के जटिल कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करके उन्हें सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़कर उनका पुनर्चक्रण करता है, यानी कि जो अपघटक होते हैं वो श्रृंखला का अंतिम स्तर होते हैं, जो मृतक उत्पादक व उपभोक्ता को जटिल कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करके उन्हें सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़कर उनका पुनर्चक्रण करते हैं। जैसे कि घास हो गया, तो घास को कौन खाएगा? तो टिड्डा। घास को कौन खाएगा? टिड्डा। टिड्डा को कौन खाएगा? तो मेढक। मेढक को कौन खाएगा? तो सर्प। सर्प किसके द्वारा खाया जाएगा? तो बाज के द्वारा। और बाज को तो कौन खाएगा? तो अपघटक खाएंगे बाज को। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है संकटग्रस्त जातियों किन्हें कहते हैं? किन्हीं दो संकटग्रस्त जातियों के नाम लिखिए। संकटग्रस्त जातियों का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? तो रेड डाटा बुक जो है उसके द्वारा संकटग्रस्त जातियों को पता लगाया जाता है, यानी कि कौन सी जातियां संकट में, कौन सी जातियां संकट में नहीं है। तो इसका पता कैसे लगाया जाता है? तो ऐसी जातियां जिनका अस्तित्व पृथ्वी पर मानव द्वारा उनके आवासीय स्थान एवं स्वयं उनके सदस्यों के व्यापक विनाश का कारण लगभग समाप्त होने के कगार पर है। यानी कि जो मनुष्य है वो क्या कर रहा है आजकल? अपने मकानों को बनाने के, यानी कि अपने आवास को बनाने के लिए क्या कर रहा है? जंगलों को काट रहा है, तथा अपने खेतों को बनाने के लिए भी जंगलों को काट रहा है, और फैक्ट्रियों को भी लगाने के लिए जंगलों को काट रहा है, वनों को। तो इसमें क्या होता है कि
तो इसमें क्या होता है कि जैसे तो इससे पर्यावरण में डिसबैलेंस होता है, जिससे कि आप देख ही रहे हैं बहुत से चिड़िया एवं पक्षियाँ और जंतु अन्य कई विलुप्त होने की कगार पर है और कोई बहुत से विलुप्त हो गए हैं। तो इससे मनुष्य का भी नुकसान हो रहा है, परंतु सब कोई जानता है पर करता कोई नहीं है कि पेड़ों की रक्षा करें। तो उन्हें ही संकटग्रस्त जातियाँ कहते हैं, जो कि संकट यानी कि कुछ विलुप्त हो गए हैं और कुछ विलुप्त होने की कगार पर हैं। अभी आपको समझाएंगे। जैसे कि आगे क्या है, संकटग्रस्त जातियों का आंकड़ा IUCN द्वारा जारी की गई रेड डाटा बुक में है। यानी कि इन संकटग्रस्त जातियों का आंकड़ा किसमें, IUCN द्वारा जारी की गई एक पुस्तक है जिसका नाम रेड डाटा बुक है, उसमें है। तो जो कि सब क्या हैं, जो कि नष्ट होने की कगार पर या विलुप्त होने की कगार पर हैं। तो सफ़ेद बाघ हो गया और कस्तूरी हिरण हो गया, एशियाई हाथी हो गया और कश्मीरी धूसर हो गया और लंगूर बंदर हो गए। ये सब क्या हैं, यानी कि लंगूर, बंदर नहीं लंगूर, ये सभी क्या हैं। तो कुछ तो विलुप्त हो ही गए हैं, कुछ विलुप्त होने की कगार पर हैं। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता किसे कहते हैं? जैव विविधता का संरक्षण कैसे किया जाता है? यानी कि जैव विविधता किसे कहते हैं और जैव विविधता का संरक्षण कैसे किया जाता है? तो हमारा उत्तर है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों, पौधों, जानवरों, कवकों तथा सूक्ष्म जीवों। पृथ्वी पर पाए जाने वाले पौधे, जानवर, कवकों तथा सूक्ष्म जीवों में जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं उसे ही जैव विविधता कहते हैं। और आगे हम देखेंगे, स्वास्थ्य संरक्षण किसे कहते हैं? जब स्वास्थ्य संरक्षण उसे कहते हैं जैसे कि कोई जीव है तो उसी के स्थान पर उसे सुरक्षित करना है, उसे स्वास्थ्य संरक्षण कहते हैं। तथा बाह्य स्थानीय संरक्षण किसे कहते हैं? जैसे कि कोई किसी जीव को एक स्थान से उसके स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर उसकी रक्षा की जाए तो उसे बाह्य स्थानीय संरक्षण कहते हैं। तो स्वास्थ्य संरक्षण में क्या होता है, जब जीवों को उनके वास स्थान पर ही संरक्षित रखा जाता है तो इसे स्वास्थ्य संरक्षण कहते हैं। जैसे कि वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान में क्या होता है, तो वहीं के जीव वहीं पर ही रहते हैं। अगला है बाह्य स्थानीय संरक्षण में, तो जब जीवों को उनके वास स्थान से हटाकर कहीं और जगह पर सुरक्षित रखा जाता है तो इसे बाह्य स्थानीय संरक्षण कहते हैं। जैसे कि कुछ चिड़ियाघर हो गए और जीन बैंक हो गया, बीज बैंक हो गया, पार्क में भी और चिड़ियाघर। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, तो परजीविता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, तो परजीविता पर संक्षिप्त टिप्पणी, ऐसे जीव जो दूसरे जीवों के शरीर पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं इन्हें परजीवी कहते हैं। यानी कि परजीवी कौन से जीव होते हैं, तो ऐसे जीव जो दूसरों के शरीर पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें परजीवी कहते हैं। जिससे जो खटमल, मच्छर आदि। आगे है, परजीविता दो जीवों के बीच में होने वाली एक ऐसी पारंपरिक क्रिया होती है जिसमें एक जीव को तो लाभ होता है जबकि दूसरे जीव को क्या हानि होती है। जैसे जो खटमल मच्छर, जैसे कि मच्छर हो गया तो मनुष्य के शरीर पर क्या करता है, रक्त ले जाता है, तो मनुष्य को तो नुकसान हो रहा है बट क्या मच्छर को फायदा हो रहा है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटी फसल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बीटी फसल क्या होती है, तो बीटी फसल एक ऐसी फसल होती है जो कि बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस नामक का जीवाणु बीटी फसल में पाया जाता है, जो कि बीटी विष उत्पन्न करता है। तथा जब भी कोई कीट उस फसल को खाता है तो यह विष उसके आहार नाल को क्षतिग्रस्त कर देता है, जिससे कि कीट क्या होता है, तो वह उसकी मृत्यु हो जाती है। तो हम चलते हैं अपने उत्तर को देख लेते हैं कि बीटी फसल पर क्या होता है। तो कैसे लिखना है आपको, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा तैयार की गई एक ऐसी फसल, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी द्वारा तैयार की गई एक ऐसी फसल जिसमें बैसिलस thuringiensis नामक जीवाणु का उपयोग किया जाता है, जिसे बीटी फसल भी कहते हैं। तो यह क्या होता है, यह जीवाणु बीटी विष उत्पन्न करता है। यानी कि जो बीटी फसल होती है उसमें बीटी जीवाणु होता है जो कि बीटी विष उत्पन्न करता है। जब भी कोई कीट उस फसल को खाता है तो यह विष उसके आहार नाल को क्षतिग्रस्त कर देता है, जिससे क्या होता है, वह कीट मर जाता है। यह फसल कीट प्रतिरोधी होती है, यानी कि यह फसल कीट से अपनी रक्षा कर
सकती है। जैसे कि कौन सी हो गए, तो बीटी कपास हो गए, बीटी बैंगन और बीटी गेहूँ भी हो गए, और अन्य कई फसलें भी तैयार की जा रही हैं बीटी की। तो हम आ चुके हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारे पूरे बुक से लास्ट क्वेश्चन है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, तो मानव इंसुलिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए बोल रहा है। तो मानव इंसुलिन एक हार्मोन है, यानी कि मानव इंसुलिन क्या होता है, तो वो एक हार्मोन होता है जो कि अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है और रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है। यह कोशिकाओं को ग्लूकोज अवशोषण करने में मदद करता है, यानी कि यह क्या होता है मानव इंसुलिन, तो कोशिकाओं को ग्लूकोज अवशोषण करने में मदद करता है, जिससे ऊर्जा का उत्पादन होता है। मधुमेह के उपचार के लिए कृत्रिम रूप से निर्मित रिकार्बोनेटेड डीएनए तकनीक द्वारा उत्पादित मानव इंसुलिन का उपयोग किया जाता है। तो हम आशा करते हैं आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि क्वेश्चन समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो की PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को साइंस बाई एसके को ज्वाइन कर सकते हैं। उसी पर इसकी PDF आपको प्राप्त होगी। तो हम फिर से मिलते हैं 5 नंबर वाले क्वेश्चनों को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।